संभाग में राजनीति करना बेहद मुश्किल था। अब उनके हटने के बाद कांग्रेस के उन तमाम जो नेता हैं छोटे बड़े, उनको मौका मिला। क्या आपको लगता है कि उनके उत्साह जो दिखा, उनका जो उत्साह है कि हमें एक स्पेस मिल रही है, पॉलिटिकल स्पेस, उससे जनता भी अपने आप को कनेक्ट कर पा रही है? नहीं, राजनीति में एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिस भी नेता के प्रति परसेप्शन बन जाता है, और ये ग्वालियर चंबल अंचल में अभी तक जो भी नेता पनपा है, बड़ा होने की कोशिश की है, इसका मतलब ही ये माना जाता था कि ये महाराज की छत्र छाया में है जी। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उनकी अनुपस्थिति में स्थान बनाने के लिए जनता के बीच में जाकर राउंड लगाने का अवसर मिलना चाहिए था, और ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उहापोह की स्थिति ही लास्ट तक बनी रही और चुनाव की घोषणा हो गई। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम आ रहा है, और आने वाले समय में ये वैक्यूम दिखाई देगा, क्योंकि कमलनाथ जी 76 साल के हैं और उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को अपने कब्जे में लिया है, दिग्विजय सिंह जी आप पर्दे के पीछे देख रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अरुण भैया का नाम ही सुनाई नहीं दे रहा। तो कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। दूसरे नंबर की जो पीढ़ी है या दूसरी जो नंबर के नेताओं की जमात है, वो तो सामने आ ही नहीं पा रही है, और आ नहीं पा रही है, आने नहीं दी जा रही है। ये हमें राजनीतिक रूप से समझना पड़ेगा, और यही सारा का सारा प्रभाव पड़ रहा है छत्तीसगढ़ अपने चंबल अंचल में, ग्वालियर अंचल में। अब जो जिन लोगों को ऑप्शंस मिला है, वो ऑप्शन का कितना उपयोग कर पाए हैं, यही परिणाम के ऊपर निर्भर करेगा। मैं आशुतोष जी एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जैसा मैंने अभी ब्रेक में भी आपसे चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी, और दादा भी अनिल श्रीवास्तव जी भी अच्छे से जानते हैं इसको, कि जब भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जाती थी, जब वो विपक्ष में ही रहा करती थी, सत्ता में तो थोड़ी देर के लिए आती थी और फिर चली जाती थी, तो उपचुनाव जीतने के अंदर नारायण प्रसाद गुप्ता जी के जमाने से अजब महारत हासिल है भारतीय जनता पार्टी को। जब सरकार कांग्रेस की होती थी और उपचुनाव भाजपा जीतती थी, और मैं समझता हूं अनिल श्रीवास्तव जी को इस बारे में बहुत कुछ जानकारी है। एक सबसे बड़ा इसका उदाहरण आप देखिए कि उमा भारती जी जिस बड़ा मलहरा का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, वहां का उपचुनाव उमा भारती हार गई थी, और अपने मंत्री जो इस समय हैं अपने, उन्होंने वहां जो है जिस तरह से गोली चलने की बातें आई और जिस तरह का जो है वातावरण हमको देखने को मिला, ये सारी परिस्थितियां ये बताती हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सलीके से उसका एक खाका खिंचा हुआ है, जिसके अंतर्गत वो चुनाव लड़ती है। कांग्रेस भी राजनीतिक पार्टी के रूप में बड़ी प्रभावशाली रही है, नो डाउट, इसमें मैं कभी अस्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके पास वो टीम नहीं है जो टीम आपके डायलॉग्स की डिलीवरी आम मतदाता तक कर दे। ये अभाव है अभी भी। कांग्रेस अपना संगठन यदि स्ट्रक्चर तैयार कर लेती है तो उसके पास भी ये ताकत हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस का मतलब था पहले जनता, यानी समूह, और वो समूह जो है वो कहीं न कहीं छितर गया है, जिसके कारण उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है आम आदमी तक, गरीब व्यक्ति तक, किसान तक और जो है आदिवासी तक उतनी तेजी से नहीं पहुंच रही जो एक जमाने में उस को ब्रेक करने में पसीना आता था अन्य गैर कांग्रेसी दलों को। तो आज कांग्रेस के पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास स्ट्रक्चर है, और ये दिखाई दे रहा है कि बूथ, पन्ना प्रमुख, पोलिंग सेंटर का जो एरिया है उसको देखने के लिए एक आदमी अलग, मंडल, जिले, और उसके बाद जो है प्रभारी जिस तरीके बना रखे हैं, आपको भी सारी चीज़ों की जानकारी है। वो एक ऐसा नेटवर्क है कि जो मतदाता को मिलने और निकालने तक की स्थिति में रहता है। अब ये हम विचार कर सकते हैं कि दल बदलू लोगों को यदि भाजपा ने टिकट दिया है तो वो लोग कितने प्रभावी होकर के इस काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक संदेह है और प्रश्न है। और वरना ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा जो है वो उपचुनाव जीतने के मामले में जो उसकी मास्टरी है, स्पेशलाइजेशन है उसका, उसके कारण वो माइनस में रहेगी, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं देती। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की और जिक्र कर रहे हैं अनिल श्रीवास्तव जी। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो बूथ मैनेजमेंट है, वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है चुनाव के दौरान। आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो एक बिल्कुल ख़त्म सा हो चला है, ऐसी स्थिति में पोल मैनेजमेंट में कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ सकती है? देखिए आशु जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जब किसी को टिकट मिलता है, कोई प्रत्याशी बनाया जाता है, तो वो दूल्हे की भूमिका में रहता है और उसके पीछे
पूरा संगठन खड़ा होता है और उस संगठन के पीछे आरएसएस खड़ा रहता है कि अगर संगठन से कोई चूक हो रही है कहीं पर तो वो उसको मैनेज कर ले। इस तरीके से काम होता है, जबकि कांग्रेस में ये परंपरा नहीं है। कांग्रेस में तो जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो टिकट मिलने के बाद अपनी टीम बनाता है चुनाव के लिए। तो बेसिकली दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मौजूदा समय में किसकी कितनी शक्ति है इसका परीक्षण सिर्फ एक चीज से किया जा सकता है कि जिस तरीके से विशाल आम सभाएं कांग्रेस की हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी से 19 नहीं बैठ रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अगर हम सत्ता का ये कह लें कि सत्ता का दुरुपयोग करके भीड़ इकट्ठी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस के पास तो कोई सत्ता नहीं है, उसके पास तो लोग स्वेच्छा से ही जाएंगे। आप देखिए कमलनाथ की जो सभाएं हो रही हैं वो आलीशान हो रही हैं और इससे पता लगाया जा सकता है कि हर सीट पर कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रही है। रही बात इनकी कि यह बात कांग्रेस को भी मालूम है कि गद्दार शब्द उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि सिंधिया राजघराने से जुड़ा हुआ मामला अगर यह उलट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सप्लीमेंट्री में उठाकर महारानी लक्ष्मीबाई को आगे कर दिया कि महारानी लक्ष्मीबाई के को इन्होंने धोखा दिया था और उसको मरवा के रख दिया। और यह बात ग्वालियर और चंबल संभाग कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। आज भी उनको महारानी लक्ष्मीबाई की क्या स्थिति है ये मालूम है, इसीलिए इन्होंने सप्लीमेंट्री में उस चीज को आगे बढ़ाया है कि अगर उनका यह मुद्दा पिटता है तो महारानी लक्ष्मीबाई वाला मामला। आज आप देखिए, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे महारानी लक्ष्मीबाई का कोई नाम नहीं लेता था, लेकिन आज महारानी लक्ष्मीबाई चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी महारानी लक्ष्मीबाई को सर आंखों पे बिठाती थी। आज एक भी नेता के मुंह से महारानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं निकल रहा। जो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कांग्रेस को कोसते थे आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ये पॉइंट कुछ भी कर सकता हैगा, यो मान के चलिए। तो अपन ये कहें कि किसी की ताकत कम है, कांग्रेस की यही शक्ति है कि कांग्रेस में गुटबाजी होती है, कांग्रेस में बयानबाजी होती है। लेकिन अनिल जी, मैं इस पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी तो कभी इस तरह की मुद्दों की वकालत की नहीं। जनता ये समझ रही है कि भाई पहले जिन मुद्दों को उठाया करते थे वो अपोजिशन उठा रहा है, अपोजिशन इसको उठा रहे थे, वो सत्ता पक्ष उठा रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दों का घालमेल हो गया है। वही मैं कह रहा हूं आपसे। तो अब क्या ये वाकई में मुद्दे उतने प्रभावी रह गए? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि जब तक सिंधिया भारतीय कांग्रेस में रहे तब तक ये मुद्दा उनके लिए कुछ मुद्दा नहीं था, लेकिन ये उनके जाने के बाद ये मुद्दे को उन्होंने सबसे मेन मुद्दा बना दिया। तो ये तो समय समय की बात होती है आशु जी कि हम कब कौन सी चीज उठाएं और जनता तक उसको विस्तार से फैलाएं और उसका हम लाभ उठाएं। सुरेश जी, मैंने ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा किया, तमाम सीटों के लगभग पहुंचने की कोशिश की। लोगों के नज़र में अभी भी मोदी जी एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि उपचुनाव है और ये कहा जाता है कि उपचुनाव में सिर्फ लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि मोदी जी कितने बड़े फैक्टर हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, हमारे लिए वो विकास पुरुष हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी का भी प्रभाव इन चुनाव में आप देख सकते हैं, इस महा उपचुनाव में? एक बात आप इस पर विचार करिए कि जब हम विश्व को एक गांव के रूप में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो आपके माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब बिहार की सभा को मोदी संबोधित करते हैं, राहुल गांधी संबोधित करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में भी उसका संदेश जाता है, क्योंकि ये लाइव प्रसारण होता है। तो वो सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि आम सभा करने के लिए यदि राहुल गांधी जी यहाँ नहीं आए या नरेंद्र मोदी जी यहाँ नहीं आए तो वो वहाँ से समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति है और क्या नहीं है। तो इसका निश्चित रूप से कोई भी एक समीक्षक पत्रकार के रूप में देखेगा तो ये मानेगा कि इनका प्रभाव पड़ता है। एक दूसरी बात इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार में आने के बाद जो परिवर्तन किए हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग इस बात को माने, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, जो 1947 में आज़ादी के बाद भारत की दिशा को जिस रूप में ले जाना चाहिए था, वो दिशा नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद प्रारंभ की है। भारतीय
जो इतिहास रहा है वो बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आप जो है प्राचीन इतिहास को हम उठा करके देखें, लेकिन आज़ादी के बाद हमने चाहे बंटवारे वाले पाकिस्तान को उसी कट्टरपंथी और इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देख लिया, लेकिन हम हमारे सांस्कृतिक जो विचार थे, मूल्य थे, उनको हम अपने साथ नहीं जोड़ पाए। और मैं ये मानता हूँ, ये मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत मानना है, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जो मूल विरासत है उसको देश के सामने परोसा है और ये कहा है कि जो हमारे विचार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे तौर तरीके हैं, उस तौर तरीके के आधार से भी डेवलपमेंट किया जा सकता है और वो डेवलपमेंट स्थायी होगा, क्योंकि हमारे घर का डेवलपमेंट घर से शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है ये बातें कुछ आम जनता के हित में जाती हैं। जहां तक शौर्य का प्रश्न है, सेना का शौर्य है, लेकिन सेना का शौर्य पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नेतृत्व के द्वारा अनिर्णय की स्थिति के कारण जो वातावरण बन रहे थे, उसका जो देश खामियाजा उठा रहा था, वो जो है अब नहीं है। इसलिए भी इसका एक प्रभाव, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेना के अंदर जो भर्ती का क्षेत्र जो है वो चंबल और ग्वालियर है, वहाँ जो है लोग सेना के अंदर बड़ी संख्या में है। वो ये अच्छे से जानते हैं कि कश्मीर के अंदर, चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हुई हैं भारतीय सेना की, उसका जो है एक सीधा असर चंबल और ग्वालियर में पड़ने वाला है। मुझे आज इस बात से, मैं दद्दा का बहुत सम्मान करता हूँ, वो मेरे बड़े हैं, इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आजीवन यानी आज़ादी से लगाकर आज तक झांसी की रानी का कभी सम्मान नहीं किया, वो केवल ग्वालियर और चंबल में वोट प्राप्त करने के लिए यदि झांसी की रानी को मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि वह क्षेत्र के लोग इतने नासमझ हैं कि वो ये समझ गए कि देखिए कल तक इनकी जवान सिली हुई थी, मुंह में दही जमा हुआ था और आज ये झांसी की रानी करते घूम रहे हैं? क्या लोगों की समझ में नहीं आता? तो जिस तरीके से गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके और ग्वालियर चंबल को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, ठीक उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई को केवल वोट के लिए उपयोग करके जो कांग्रेस ने एक नया रास्ता फेंका है, नया पासा फेंका है, मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग इससे कोई बहुत प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि आदमी का जो मानस है वो केवल दो बातों पर आशुतोष जी निर्भर करता है, वोट क्यों दिया जाए। या तो हम ये देंगे, वोट इसलिए देंगे कि हमारे विचार के लिए, हमारे संस्कार के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए कौन व्यक्ति, हमारे जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं या 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो हमारे लिए काम आने वाला है आने वाले समय में। दूसरा, ये राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अपने शासनकाल में कितने प्रतिशत तक मेरे मनमाफिक काम किया है। यदि कांग्रेस ने 18 महीने में, 15 महीने में मेरे मनमाफिक ज्यादा अच्छा काम किया होगा, तो मैं यदि दलीय प्रतिबद्धता के साथ नहीं बंधा हुआ हूं, तो मैं जो है आपको वोट देने के लिए राजी हो जाऊंगा। यदि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है तो और मैं दलीय प्रतिबद्धता के साथ नहीं बंधा हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने निकल जाऊंगा। तो ये 2 बातों का बड़ा निर्धारण होता है। मुझे कहीं से भी इस बात को कहने में संकोच नहीं, मैं खुल करके बोलने वाला पत्रकार हूं, लंबे समय से बोल रहा हूं। कमलनाथ जी ने जो अनुभव उनका राजनीति में था, जो उनके बारे में हमारे मन में अवधारणा बनी हुई थी, कमलनाथ जी ने 1.5 साल के अंदर उसे ध्वस्त कर दिया। उन्होंने केवल दमन चक्कर मध्य प्रदेश में चलाया और मुझे इस बात की कोई चिंता पीड़ा नहीं है कि ये पीड़ा व्यक्त करने वाला एक पक्ष अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया घराने को इन्होंने ध्वस्त किया इंदौर में और जिस तरीके से मीडिया के प्रति बदले की भावना से काम किया, मैं पत्रकार यूनियन के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते ये महसूस करता हूं और इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाकी मेरा कोई वो नहीं है, यदि मैं पदाधिकारी नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से नहीं बोलता, क्योंकि मैं फिर लिखता। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि कोई भी सरकार, चाहे वो कोई नरेंद्र मोदी जी हों, कमलनाथ जी हों या शिवराज जी हों, मीडिया के प्रति दमन का पक्ष रखेगी। क्योंकि आपको भी मालूम, आशुतोष जी, आपने भी वो 1.5 साल देखा होगा, दद्दा ने भी वो 1.5 साल देखा होगा, मैंने भी देखा है, केवल बदले की भावना से जो काम किया गया है, इसका नेगेटिव असर हुआ है। और कमलनाथ जी की जो एक विराट प्रतिभा थी, उस विराट प्रतिभा को कुछ चंद लोगों ने धूमिल करने के लिए ये माहौल बनाया था और उसका जो है नुकसान कहीं न कहीं इस उपचुनाव में दिखाई देगा। बिल्कुल। हम अब बुंदेलखंड की ओर रुख करना चाहेंगे। अनिल श्रीवास्तव जी, बुंदेलखंड में एक महत्वपूर्ण सीट है सुर्खी, जो लगातार सुर्खियों में है। जिस तरह से गोविंद सिंह राजपूत जी ने वहाँ पर शुरुआत में ही रामशला यात्रा चलाई और जिस तरह से, चूँकि वो मंत्री रहे, इस दौरान उन्होंने राशन पहुँचाया, कोरोना काल के दौरान गरीबों तक राशन पहुँचाया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने एक बड़ी बढ़त शुरुआत में ही हासिल कर ली? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार घोषित किया वो काफ़ी देर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आयातित
एक उम्मीदवार पारुल साहू, तो जो मेन फैक्टर था दल बदल का वो खुद ही वहाँ पे डिसॉल्व कर दिया क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अब दल बदल के एक दूसरे पे आरोप लगा नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुर्खी में आपका किसका पलड़ा भारी लग रहा है अनिल श्रीवास्तव जी? देखिए आशुष जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुर्खी का चुनाव तो अब केवल एक औपचारिकता बन के रह गया है। यहाँ पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी का इसलिए भारी है कि उस क्षेत्र के दो कद्दावर नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जी आज की स्थिति में गोविंद सिंह राजपूत के लेफ्ट और राइट हैंड की भूमिका निभा रहे हैं और पूरी ताकत जो वहां पे झोंक रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से इन्होंने एक धार्मिक उस पे अपना से शुरुआत करी, उसका एक अच्छा मैसेज गया। लोगों को अनाज देना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, ये सारी चीजें हैं। तो ये मान के चला जा रहा है कि ये चुनाव केवल एक औपचारिकता भर रह गया है और उसको औपचारिकता भी, वो भी 10 तारीख तक औपचारिकता रह जाइए, 10 तारीख के बाद तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत की स्थिति काफी मजबूत है और मैं नहीं समझता कि उनके आगे पारुल साहू ज्यादा देर तक टिक पाए। तो सुरेश शर्मा जी, शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि गोविंद सिंह राजपूत जी भीतरघात का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अनिल श्रीवास्तव जी बता रहे हैं और हमने भी खुद ग्राउंड पे रियलिटी जाके कोशिश करी नब्ज टटोलने की, भूपेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से वहाँ पर मोर्चा संभाला है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के संयोजक भी हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो मिथक जो था या कांग्रेस की एक वो अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं भीतरघात के जरिए गोविंद सिंह राजपूत को डेंट लगाया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो रणनीति वहां पर कारगर नहीं हुई। और रही सही कसर राजेंद्र सिंह मोकलपुर, एक बड़ा नाम है उस क्षेत्र के, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी के, लगातार उतर गए मैदान में। इसके अलावा प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन, जो तमाम वहां के विधायक हैं, तो जो कहा जा रहा था कि सुर्खी में भारतीय जनता पार्टी में जो वर्चस्व की लड़ाई है और जो भीतरघात है उसकी वजह से गोविंद सिंह राजपूत को नुकसान होगा, क्या आपको लगता है कि तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से एक मंच पर उतरे, बाद में प्रहलाद पटेल जी भी आ गए, बाद में उमा भारती जी भी आई, क्या लगता है कि किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए दिखाई देने सुर्खी में? देखिए, एक इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि गोविंद सिंह राजपूत जो है कद्दावर नेता हैं और कई समय बार के विधायक हैं और इस समय मंत्री थे, तो 2-3 दिन पहले उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो ये बात तो मान करके सभी के ध्यान में थी और समीकरण हम जब लोग लिख रहे थे या विचार कर रहे थे, तब हमारे भी ये दिमाग में थी कि भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव जी के साथ एक ऐसी ही शख्सियत खड़ी हो जाएगी जो इनके सामने ये तो कहने की स्थिति में होगी। और चूंकि विपक्ष में रहे तो बातें ज़रा अलग किस्म की हुआ करती रही होंगी, तो इसलिए जो है उनको ये भय, राजनीतिक रूप से एक भय जो मन में पैदा होता है वो रहता होगा। लेकिन मैं केवल इसमें ये नहीं कहूँगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, दद्दा ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया होगा, निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन पत्रकार हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस समय भीतरघात को देखने के लिए भी एक सेल बना हुआ है जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपनी तरफ से इन सारे मामलों को देख रहा है और उनको ये मालूम है कि ये 28 चुनाव उसके लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने के बाद सर्वाधिक नुकसान यदि किसी को हुआ है तो वो संघ को हुआ है। तो वो किसी भी स्थिति में इन चुनावों के माध्यम से भीतरघात जैसे काम नहीं करने देगी। आप देखिए ना, इंदौर के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह की भाषा से शुरुआत की थी, कितना परिवर्तन आ गया। गोपाल भार्गव जी ने जिस तरीके की भाषा से शुरुआत की थी, कितना परिवर्तन आ गया। आपके ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जो है यदि हमने देखा तो उन सब में कितना परिवर्तन आ गया। जयभान सिंह पवैया जी की भाषा में परिवर्तन आ गया। आप बुंदेलखंड महाकौशल के अंदर जो है हमारे अजय विश्नोई जी को देखा, उनकी भाषा में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये भाषा में परिवर्तन केवल इसलिए आया है कि इनको ये संदेश दे दिया गया कि राजनीति करना है, लंबे समय की करिए, वैसे भी आप अस्ताचल की ओर हैं, यदि आपको ये लगता है कि यही अंतिम चुनाव करना है तो आप कर लीजिए। तो मुझे जानकारी है इन चीज़ों की कि इनको प्रॉपर संदेश दिए गए हैं, इसके बाद से सबकी भाषाओं में बदलाव आया है। इसलिए मुझे ये लग रहा है, अच्छा, उमा भारती जी का कूदना चुनाव प्रचार में और प्रहलाद पटेल जी का आना, इनके एक अपना प्रभाव रहता है। ये दोनों अलग किस्म के नेता हैं, ये राजनीतिक शोबाजी वाले नेता नहीं है। उमा भारती जी का प्रभाव, क्योंकि मैंने उमा भारती जी के नज़दीक रह करके एक चीज़ महसूस किया, आशुतोष जी, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल 2 नेता ऐसे हैं, अब दूसरे के बारे में मैं बहुत आत्मविश्वास से नहीं कह सकता, दिग्विजय सिंह जी के बारे में और उमा भारती जी के बारे में, जिनके अंदर वोट को ट्रांसफर कराने की ताकत है।
यदि उमा भारती जी खड़ी होकर के ये कह दें कि अमुक व्यक्ति के लिए वोट जाना चाहिए, ये मेरा मन है, तो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो वोट यानी राजनीति में इस समय वोट ट्रांसफर कराने की हैसियत का मुझे कोई नेता दिखाई नहीं देता। दिग्विजय सिंह जी का के बारे में मेरा ओपिनियन बहुत अलग है। मैं ये मान के चलता हूं कि वो राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक, गहराई तक और कार्यकर्ता को आशीर्वाद देने वाले नेता हैं, इसलिए उनके कहने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन उमा भारती जी को तो मैंने अनेकों अवसरों पर देखा है कि यदि उन्हें यह लगता है कि मैं इस आदमी के समर्थन में खड़ी हो जाऊंगी तो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब उमा भारती जी सुर्खी के चुनाव प्रचार में आई और उन क्षेत्रों में, जैसे ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर आपने कई विधानसभा क्षेत्रों को देखा है जिसके अंदर लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, और मुझे ये विश्वास है इस बात का कि उनके कहने से इस समाज का मतदाता जो है, जब विधायक ही छोड़ करके आ सकता है तो मतदाता तो वोट दे ही सकता है। एक सवाल अनिल जी आपसे लूंगा, उसके बाद मैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ूंगा। जो इतना बड़ा जो कहा जा सकता है कि एक फेरबदल हुआ और काफ़ी दिग्गज जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, कई तो मंत्री रहे हैं, इमरती देवी, वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में न केवल समाहित हो गए, उनकी भाषा शैली में भी परिवर्तन आ गया। कहीं ना कहीं जितनी तेजी से संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको रीति नीति का पाठ पढ़ा दिया, कांग्रेस पार्टी के सामने क्या आपको लगता है कि दिक्कत है कि वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी स्पेस नहीं मिल पा रही थी? अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में भी कहीं ना कहीं तालमेल की कमी भी देखने को आई चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी खुद को बैकफुट पर लेकर चलते रहे, नकुल नाथ जी आखिरी ओवर में बाहर निकल कर आते हैं। तो जैसा कि एक शब्द का इस्तेमाल सुरेश शर्मा जी ने कहते हैं कि कमलनाथ जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किया है, क्या आपको लगता है कि इस कब्जे की वजह से घुटन कांग्रेस पार्टी में महसूस की जा रही है, वो घुटन कार्यकर्ताओं तक भी है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कब्जे की कोई इस प्रकार की बात है। ये हो सकता है कि मोस्ट सीनियर होने के कारण उन्होंने अपने हाथ में कमान रखी हो। रही बात दिग्विजय सिंह जी के विषय में, जैसे कि एक चीज जाती है कि दिग्विजय सिंह जी जहां मंच पे जाएंगे तो वहां नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग होना चालू हो जाती है। तो हो सकता है कि इसलिए दिग्विजय सिंह को अब तक नहीं लिया गया हो। तो वोट ट्रांसफर करा देते हैं, वोट कहां पे ट्रांसफर? वही मैं बता रहा हूं ना कि दोनों चीजें हैं। मैं स्वीकार करता हूं इस चीज को कि इनके विषय में यह कहा जाता है कि माइनस मार्किंग चालू हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उन्होंने सब आकोपाई कर लिया। अलबत्ता मैं इनकी पंडित शर्मा जी के उस बात से सहमत हूं कि कमलनाथ जी के कार्यकाल में मीडिया का शोषण जरूरत से ज्यादा हुआ, और ये नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार का काम जो है वो निश्चित ही आदमी के लिए मुसीबत पैदा करता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी आज ठीक है आरोप लगाती है, आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में ही लगते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि आपने जैसा भी एक शब्द बोला कि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया एकदम वहां पर घुल मिल गए, तो वास्तव में एकदम घुल मिल गए, क्योंकि अभी तक वो मंचों से ये बोलते आए थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे हुए हैं और आज उनके हाथ चूम रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कि घुल मिल गए। वो दोनों तरफ ही इस तरह के माहौल देखने को मिल रहे हैं, जो जिनकी बुराई कर देता है वो गलवैया कर रहे हैं। हमने तो ये भी आपने सही कहा कि इस बार जनता, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर, छतरपुर बड़ा मदारी की सीट को भी एक बार देखना चाहेंगे। बुंदेलखंड की एक और सीट है सुरेश शर्मा जी। मुद्दे जो है, क्योंकि मैं अगर चर्चा करें हम लोग जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी पे जा रहे हैं, मुद्दे जो पार्टी बोल रही है, उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं और जो नेता बोल रहे हैं, कि वाकई में वही मुद्दे हैं कि उनके ऊपर, जनता के ऊपर थोक दिया कि साहब आप तो गद्दार और टिकाऊ के बीच में फैसला कीजिए, आप तो कमलनाथ जी शिवराज जी के बीच में फैसला कीजिए। जनता के मन में कुछ और भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उपचुनाव होते हैं तो जनता के जहन में ये बात भी रहती है कि भाई सरकार किसकी है। दूसरा, अब काफ़ी वक्त हो चला है, 15 महीने के दौरान अगर वाकई में जनता के काम वैसे नहीं हुए, फिर कोरोना काल के दौरान भी जनता काफ़ी जो है ठगी सी रह गई है, तो ऐसी स्थिति में जनता इस समय छटपटाहट की स्थिति में भी रहती है कि भाई जल्द से जल्द जो भी आए, जल्द से जिसके माथे पे सेहरा बंधे, हमारा कल्याण हो, हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, हम तक जो है रोटी रोजगार की व्यवस्था हो सके। इस छटपटाहट को क्या आपने महसूस किया सुरेश शर्मा जी इस दौरान, और क्या वाकई में जनता के लिए वही मुद्दे हैं जो मुद्दे टॉस किए जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा? नहीं, मैं पहले इस प्रश्न को लेता हूं कि वही मुद्दे हैं क्या। देखिए, नेताओं के अंदर जो एक लेवल होता था, मैं लेवल से मेरा तात्पर्य ये है कि जनता को प्रभावित करने की ताकत, जो एक जमाना होता था, एक समय होता था कि नेता राष्ट्र के नेता होते थे, एक बाद फिर इसके बाद नेता दल के होने लगे।
और फिर उसके बाद क्षेत्र और गुट के होने लगे। तो नेताओं का कद बहुत गिरा है। मुझे लगता है इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक नेता जो थे तो बोले देश का नेता कैसा होकर के नारे लगते थे, तो ये माना भी जाता था, लोग स्वीकार करते थे कि इंदिरा जी देश की नेता हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो देश के नेता हैं। अब इसको कितने प्रतिशत लोग स्वीकार करेंगे इस बात को, ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन उनके बाद कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये व्यक्ति देश का नेता है। सोनिया जी तक भी यदि बात पहुंचाने की कोशिश की जाए, यदि अन्यथा में न लिया जाए मेरी बात को, तो उनके बारे में भी अब यही कहा जाता है कि वो कांग्रेस के नेता, वो देश के नेता नहीं है। तो ये जो एक अवधारणा बनती है नेताओं के बारे में, जिसके कारण वो हम अपने मन में प्रसन्न हो सकते हैं कि हमने ये मुद्दा उछाला है, यही मुद्दा हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा, चाहे वो गद्दार का हो या लक्ष्मी बाई का हो, तो ये हमारे तय करने से काम नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है कि मतदाता ये मान करके चलता है कि मेरी समस्याओं की, मेरी तकलीफ की, मेरी पुलिया की, मेरी सड़क की, मेरे जो समस्या है खेत खलिहान की, उसका निराकरण कौन करेगा। और यही 15 साल और 15 महीने ये आदमी मंथन करता है। मैं एक और आशुतोष जी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जितनी भी सरकारें बदली गई हैं, मैं ये कहता हूं, मान लेता हूं इस बात को कि राजनीतिक षड्यंत्र के कारण या राजनीतिक स्वार्थों के कारण बदली गई हैं, वो कौन सी सरकार ऐसी है जो उपचुनाव के बाद जो है वापस पलट गई। मुझे नहीं लगता कि जो सरकारें पलटी गई हैं वो सरकारें वापस आ गई हों, वापस वही दल सरकार बना ले गया होगा। पिछले 8 साल के अंदर हमारे पास एक भी उदाहरण ऐसा नहीं। हाल में कर्नाटक में भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली थी, उसके बाद हाँ बाद में कर ली थी। तो इसलिए मुझे अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। एक दद्दा ने बहुत अच्छी बात कही, आपने भी अपने सवाल में ये बात उठाई है कि आम आदमी ये महसूस नहीं करता कि सरकार कांग्रेस की है या भाजपा की है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे लिए सुलभता क्या है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा एटमोस्फियर, मुझे जमुना देवी का वो उदाहरण बार बार याद आता है। माननीय नेता पक्ष थी स्वर्गीय जमुना देवी जी, मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने सबसे पहली एक पंचायत रखी थी, महिला पंचायत। तो मैंने बुआ जी से पूछा, मैंने कहा बुआ जी, मैं उनके साथ ही बैठा था और कोई और नहीं था, उनने किसी और को हटा भी दिया था कि सुरेश शर्मा आए, आप हटिए। तो उसके बाद जो है मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बुआ जी ये बताइए, हमने तो मुख्यमंत्री बनाया था और ये तो पंचायत कर रहे हैं, तो क्या हमने सरपंच चुना है क्या। तो उन्होंने कहा पंडित तू समझ नहीं रहा, इनने जो रास्ता पकड़ करके आम आदमी के बीच में घुसने का प्रयास किया है, एक तो ये, और आम आदमी को सामंत के स्थान, यानी सामंत का प्रतीक माना जाता था मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निवास, जहां आदमी परिंदा नहीं घुस सकता था, आदमी तो बहुत दूर की बात थी। बहुत कठिनाई से जो आदमी, मेरे को भी कई बार ये महसूस होता था कि एक जमाने में मैं मिलने चला गया मुख्यमंत्री से, तो लौट के आया तो कहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी से मिला। अच्छा, तो लोगों के मन में ये होता था मुख्यमंत्री के यहाँ मिल करके आया हूं, मैंने बहुत गर्व की अनुभूति होती थी। इतना सरलता से इन्होंने मुख्यमंत्री का निवास आम जनता के लिए बना दिया और आम जनता के अंदर मुख्यमंत्री सरलता से पहुंचने लग गए। कमलनाथ जी यदि मंत्रालय से निकल करके जनता के बीच में जाते तो उसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ता, लेकिन चूंकि वो उन्होंने एक कारपोरेट ऑफिसर की तरह जो है, कंपनी की तरह जो है मध्य प्रदेश की सरकार को चलाया, जनता के साथ अच्छा किया होगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं किए होंगे, काम तो कोई भी मुख्यमंत्री बनता तो करता ही है, लेकिन जनता को जाकर के कहना पड़ता है। इन्होंने जाकर के नहीं कहा, उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। किसान कर्ज माफी के मामले में भ्रम की स्थिति क्यों है? इसलिए ही है कि इन्होंने जाके जनता के बीच में नहीं बताया। कन्यादान और अन्य मामले जो विपक्ष वाले उठा रहे हैं, कोई भी पत्रकार होगा वो कंफ्यूज में आ जाता है कि दिए भी कि नहीं दिए, क्योंकि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे तो क्षेत्र में बटे, लेकिन दूसरा कहता है नहीं बटे। यदि आप खुद निकल के जाओगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे। ये स्थिति है, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ लोग कहते हैं कि हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि होने की कगार में थे। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कंफ्यूजन की स्टेट तो बिल्कुल रही। अनिल श्रीवास्तव जी, एक अंतिम प्रश्न मैं लेऊंगा क्योंकि काफी समय लिया आप दोनों ही हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का। भीतरघात की इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब रिपोर्टर्स आपस में बात करते हैं तो, या आपस में राजनेता जब बात करते हैं, तो एक शब्द का होता है कि भाई वहां तो पार्टी एक दूसरे को निपटाने में तुली हुई है, वो एक दूसरे को खुद ही निपटा रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, एक निपटाना वाला एक शब्द जो है बड़ा पॉपुलर हुआ इस दौरान। लेकिन अगर हम ये देखें कि जब कोई नेता इस हैसियत, इस कद का है ही नहीं कि वो दूसरे के वोट को ट्रांसफर करा पाए, प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो क्या एक घर में रहने वाले एक पिता अपने निर्देशानुसार क्या अपने दोनों पुत्रों को
कह सकता है कि तुम इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस तरह का बहुत कम इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कार्यकर्ता वहां पर जाकर जो है मतदाताओं की उंगली पकड़कर खुद जो है वोटिंग करवा देगा? क्या निपटाने वाला शब्द वाकई में इस तरह का कारगर है? और क्या इस दौरान जो तमाम जो पत्रकार और तमाम जो राजनेता जो चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे के निपटाना, वहां पर हम क्या ये भूल नहीं जाते हैं, हम जनता को दरकिनार कर रहे हैं कि जनता जो है वो तो अपने सोच समझ के फैसला करेगी? आप एक दूसरे को निपटा रहे हो कार्यकर्ता लेवल पर, उससे जनता को मतलब नहीं है। अनिल जी देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भीतरघात का जहां तक मामला है, ये एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी से कांग्रेस भी ग्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी भी ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ग्रस्त है। ज्यादा ग्रस्त इसलिए है कि एक बड़ा लाट कांग्रेस से आया है और भारतीय जनता पार्टी में समाहित हुआ है, और उनको भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव लड़वा रही है। निसंदेह जिस आदमी ने इतना जिंदगी मेहनत करी है, दरियां उठाई है, पार्टी के लिए अलग जगाई है, अगर उसका हक जाएगा तो उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि हमारा अब क्या होगा, हमारा भविष्य तो खत्म हो जाएगा। इसलिए, लेकिन ये बीमारी दोनों तरफ है। अपन ये भी भूल जाएं आज की तारीख में कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। निसंदेह पार्टी गेडरवेज पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जितने सदस्य इनने बनाए हैं वास्तव में किसी ने नहीं बनाए। लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी की एक और समस्या है कि यह कुशाभाऊ ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जहां पर लोग डरते थे, आंखों से डरते थे। हमने देखा है उस समय कुशाभाऊ इस बार लेकिन अनिल जी कुछ इसमें परिवर्तन ये देखने को लगा, जैसे पिछली बार सरताज सिंह हो, रामकृष्ण कुसमारिया हो, ये बड़े ऐसे नेता थे जो खुलकर न केवल पार्टी के खिलाफ बोले थे बल्कि उन्होंने पार्टी छोड़ भी दी थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा देखा गया। कोई भी बड़ा नेता जो है पार्टी छोड़कर नहीं गया। अजय विश्नोई जी के कुछ सुर बदले थे, लेकिन वो भी ग्वालियर में हमें चुनाव प्रचार करते नजर आए। मैंने बताया ना, जैसा कि हमारे आदरणीय सुरेश भाई ने पहले ही बोला था कि जिस तरीके से उनके स्वर बदले हैं, पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। अनुशासन पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि भाजपा में खत्म नहीं हो गए, आज भी अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और काफी कुछ जो बड़े लीडर हैंगे, स्वाभाविक है, जिनने जिंदगी बनाई है और अपना कद बढ़ाया है, वो पार्टी के अनुशासन से डरेंगे। और यही कारण है कि चाहे वो अजय विश्नोई हो, उनके स्वर बदले, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के स्वर बदले, और भी बड़े वरिष्ठ नेताओं के स्वर बदले। लेकिन निचले स्तर पर, क्योंकि ये बड़े नेता काम नहीं करते, बड़े नेता तो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। मतदान केंद्र तक जाता है छोटा कार्यकर्ता, और वो छोटा कार्यकर्ता कितने हद तक आपके लिए वफादार साबित होता है, ये कहना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गलत साबित होगा और कांग्रेस के लिए भी गलत साबित होगा। बिल्कुल। सुरेश जी, मैं छोटी सी दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि रामकृष्ण कुसमारिया जी या सरदार जी, ये दोनों चुनाव हारे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाने वाले लोगों के जीतने की संभावनाएं, कई और भी मैंने उदाहरण देखे, नहीं है। और इतने बड़े लोग जो नाराजगी जताने की हैसियत रखते थे, जो दम भरते थे, वो चुनाव हार गए थे। एक दूसरी बात आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि मैंने आपके सामने ये बात कही थी जब चुनाव हो रहा था कमलनाथ जी और शिवराज जी के बीच में। उस समय निश्चित रूप से मेरे पास ये रिपोर्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी काफी नीचे जा रही है, 100 से नीचे जा रही है, और कमलनाथ जी स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको ये कहा था कि 4 दिन पहले, मतदान के केवल 3-4 दिन पहले एक ऐसा वातावरण बना था, क्योंकि कार्यकर्ता की निराशा और नाराजगी का परिणाम था कि शिवराज जी की सीटें कम आ रही थी। लेकिन मतदाताओं ने यह एहसास कराया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भैया बस बहुत हो गई है तेरी तरफ से, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। और उन्होंने मतदान के लिए, मैंने आपको फिर याद दिला रहा हूं कि आपको मैंने कहा था 3 दिन पहले एक वातावरण बदला, और 3 दिन पहले मैंने अपने पत्रकार मित्रों से कहा कि मेरी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जैसी स्थिति में भी पहुंच सकती है। हालांकि टिप्पणी हुई, और आप देखिए 107 और 109 और 115 जैसी 14 जैसी स्थिति बची, मात्र 5 सीटों का अंतर हुआ। यदि यह हवा पहले चल जाती तो मध्य प्रदेश का वातावरण बदल जाता। मैं अन्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आप सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने। कहीं ना कहीं देखिए भीतरघात की बात जरूर की गई है, लेकिन अगर भीतरघात की बात करते हैं तो भीतरघात को यूं
समझा जाए कि साहब अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाना, कि नेता की नाराजगी अगर हो गई है तो उसके जो कार्यकर्ता, उसके जो सहयोगी हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो अपने नेता की नाराजगी को ज़्यादा तवज्जो देंगे और अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर उल्टी वोटिंग कराने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन क्या भारतीय राजनीति में, जिस तरह से सुरेश शर्मा जी, अनिल श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, क्या भारतीय राजनीति में इस कद के नेता बाकी बच गए हैं जिनके कहने पर उनके कार्यकर्ता और तमाम जो जनता है वोट करेगी? ऐसा नहीं तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है इस बार महा उपचुनाव में, भीतरघात, उसका कोई महत्व बाकी नहीं बचता है। रही बात चुनाव प्रचार के शब्दों की, तो निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टी ने कोशिश की कि साहब गद्दार, टिकाऊ, बिकाऊ के बीच में जो है चुनाव प्रचार जो है टिक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे जो है, असल मुद्दे हैं जो जनता के, उसी मुद्दे पर जनता वोट करेगी। भले चाहे प्रचार में इसको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, वो अपने अपने जो राजनेता हैं उनसे वो सवाल जरूर पूछेगी। और जहां तक अगर मैं थोड़ी सी ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगा, जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजनेताओं का चरित्र हो गया है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह से एक मोटा मोटी अगर कहा जाए कि चरित्र हो गया है, वहां पर गद्दार जैसे और बिकाऊ टिकाऊ जैसे शब्द भी बहुत छोटे नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि जनता को इन सब शब्दों से कोई परवाह होती होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जनता परवाह करती है उन असल मुद्दों की जिनसे उनका सीधा सरोकार होता है। जिस किसी भी पार्टी ने उन सीधे सरोकार मुद्दों पर पहुंचने की कोशिश की होगी, जीत उसकी जरूर हो जाएगी। फिलहाल मुझे आशुतोष को दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ, स्वदेश न्यूज।